इतने सारे डाइवोर्स क्यों बढ़ रहा है? जितनी चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, अगर ये मिसिंग होंगी तो डिवोर्स हो जाएगा। तो वो कैसे मूव करे ब्रेकअप के बाद? अगर आप सोचें कि इमीडिएटली कोई मूव ऑन कर सकता है और इमोशंस पीछा नहीं करेंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो क्या सेक्सुअल फैंटेसी भी की रीज़न है रिलेशनशिप को ब्रेक करने का? वो फैंटेसीज जब उनके दिमाग में घर करती है, रजिस्टर हो जाती है, तो सेम एक्सपेक्टेशंस उनका उनके पार्टनर के साथ होता है। जहाँ पे भी पॉसेसिवनेस आएगी वो रिलेशनशिप इनसिक्योर हो जाएगी। लोग अब बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसी रिलेशनशिप में बोर हो जाता है। इसीलिए लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी करने के लिए भी इम्पल्सिवली आते हैं रिलेशनशिप्स में। हम किसी रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल इंटीमेसी कितनी ज़रूरी है? ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इसके साथ इतना ही टाइमलाइन स्पेंड करना और अपना फ्यूचर नहीं सोचना है इसके साथ। पता कैसे चलेगा कि वो कैरिंग है जी, या पॉजिटिव है हमारे लिए? कोई भी रिलेशनशिप बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के चल ही नहीं सकती। जो इंसान इन चीज़ों में आ रहा है वो एक्चुअली इन डेप्थ रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहा है। जो म्यूजिक पसंद है तो मैं म्यूजिक साउंडली लाउडली म्यूजिक चलाऊंगा, एंड पार्टनर को पसंद नहीं है तो वहाँ पर मैम क्या एक अच्छे रिलेशनशिप की क्या एडवाइस होती है? क्या एडवाइस देना चाहोगे? डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप होने के लिए आपको रिश्ते आज के टाइम के बहुत बड़ा डायमेंशन है, पर क्या आपको लगता है कि रिलेशनशिप के मायने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदल चुके हैं? आज रिश्तों के अंदर आना तो आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ जाना भी उतना ही आसान हो गया है। आज वन नाइट स्टैंड और घोस्टिंग के जमाने में हमें रिश्तों को कैसे स्मूथ चलाना है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पारिक। आज हम बात कर रहे हैं जीवन से जुड़े उन पहलुओं की जहां पर हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप, रिश्ते जो जिंदगी खूबसूरत बनाते हैं। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर नेहा आनंद मैम, जो कि एक रिलेशनशिप कोच है, एक साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम मैम। सो मैम, आज के टाइम के अंदर रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप जैसा कि हम सब जानते हैं हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, तो डेफिनेशन भी एक जैसी नहीं हो सकती है रिलेशनशिप में। ओवर द डेकेड्स रिलेशनशिप के मायने बहुत चेंज हुए हैं, और जहाँ पहले हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी दो पार्टनर्स साथ में रहते थे उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट होते थे, रोल्स बहुत क्लियर थे। लेकिन आज की डेट में रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लगी हैं, जो कि शायद पहले लोग बहुत वोकल नहीं होते थे, बट अब अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के पीपल आर वेरी क्लियर। उनको बिल्कुल पता है कि उनको अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या चाहिए। ओके, सो मैम एक्चुअली बट आज देख रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत फेलियर हो रहा है। सो मैम, रिलेशनशिप के फेलियर होने के मेजर रीजंस क्या क्या है? जी, एज आई सेड कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही इमोशनल इंटेलिजेंस पे टिकी हुई है। अब उसका पार्ट कम्युनिकेशन भी है, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो जब भी अगर इन चीज़ों में गिविंग वाली भावना नहीं आएगी, पार्टनर्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना नहीं आएगी, और देखा जाए तो अगर इंटरफेरेंस फाइनेंशियल डिसीजंस में भी, यहाँ तक कि दोस्तों की चॉइसेस में, जहाँ पे भी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्पेस नहीं मिलेगी, वहाँ पे रिलेशनशिप्स बहुत कमज़ोर हो जा रही हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले, अगर हमें पता है कि हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो इन फाउंडेशंस को लेके बहुत काम करना पड़ेगा, और कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले डायमेंशन को डेफिनेटली चिजल करना पड़ेगा। तो मैम, वो कौन सी प्रिंसिपल फाउंडेशन है जिसको हम देखते हुए है ना उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं? जी, मैंने वही चीज़ें कही कि आप अगर अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और रिस्पेक्ट का मतलब क्या, लिसनिंग, कम्युनिकेशन में सबसे मेजर रोल प्ले करता है लिसनिंग, सुनना। अगर एक पार्टनर दूसरे की बात को सुनता नहीं है और डिसमिस कर देता है, या उसके इमोशंस को डिसमिस कर देता है, उसकी फीलिंग्स की इंडिविजुअलिटी को लेट्स सपोज नहीं एक्सेप्ट करता है,
तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी भी रोल में एंटर करने से पहले, किसी भी पार्टनर के साथ आप जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे इन चीज़ों पे, ये स्किल बेस्ड चीज़ें हैं और ये स्किल्स अक्वायर करनी पड़ेंगी। आज की डेट में रिलेशनशिप्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती हैं। हर इंसान बहुत क्लियर है अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो जब आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म में समय गुजारना चाहते हैं या आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों पार्टनर्स को अपने एंड पे काम करना पड़ेगा, दोनों को स्किल्स इनकलकेट करनी पड़ेंगी और दोनों को मॉडर्न एरा के चैलेंजेस समझने पड़ेंगे। तो मैम ये तो बहुत बड़ा एक मेजर इश्यूज है कि वो एक रिलेशनशिप के अंदर कैसे एंटर करे, जी, उसके लिए क्या स्किल्स वो अडॉप्ट करें। तो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच एज वेल, मैंने ये देखा है कि आज की जनरेशन बहुत इम्पल्सिव है और बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेती है। लेट्स सपोज अगर कॉलेज में ही क्लासमेट्स हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, दे थिंक दैट वी आर रेडी टू गेट इनटू रिलेशनशिप और बस हमें जाना है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है Right. और ये मेरा पार्टनर बन सकता है। नाउ इमेजिन अगर आप इतने इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, तो आप कितने टाइम पे, इसीलिए ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए लोग मूव ऑन बहुत जल्दी करने लगे हैं। Right. और एक दूसरे के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो इन एंड आउट आप अपनी पर्सनालिटीज़ को समझते हो, आप एक दूसरे को समझते हो। तो जब कोर पे हम आते हैं वहाँ पे दिक्कत आती है। साथ में घूमना बहुत आसान है, साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत आसान है, लेकिन जब रियल लाइफ चैलेंजेस को आप साथ में फेस करते हो, वहाँ पे अगर आपकी पर्सनालिटीज़ अलाइन नहीं है, सिंक में नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है। और वहाँ पे आपको पहले से तैयारी करनी है, ऑब्जर्व करना है, आप पहले समझेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल से कमिटमेंट देने के लिए अगर आप तैयार हो जाएंगे तो वो रिलेशनशिप आगे जाकर के एक डेड एंड पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैम रिलेशनशिप में आना तो इजी बहुत हो गया है, जी, इसी साथ साथ देखा जाए तो जाना भी बहुत इजी हो गया है। जी। लोग अब बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसी रिलेशनशिप में बोर हो जाता है। जी, तो मैं ये क्या एक रीजन है फेलियर होने का रिलेशनशिप का? बहुत बड़ा रीज़न है। दैट्स व्हाट आई सेड कि रिलेशनशिप को डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। अगर कोई एक इंसान रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसको रीबाउंड करना है या उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ वो टाइम पास कर सके, राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इसके साथ इतना ही टाइमलाइन स्पेंड करना है और अपना फ्यूचर नहीं सोचना है इसके साथ। इसीलिए वन नाइट स्टैंड्स भी होते हैं, इसीलिए लोग अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए भी इम्पल्सिवली आते हैं रिलेशनशिप्स में। अगर ये चीज़ें हैं तो आप सामने वाले को क्लियरली ये चीज़ कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगेन आई कम ओवर कि अगर आप एक कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में तो आपका वो पोजेसिव होना या वो कमिटमेंट के लिए बिल्कुल अकाउंटेबल होना लाजमी है, जिसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और कंडीशंस के बेसिस पे एंटर नहीं कर सकते हैं कि मेरे ये कंडीशंस हैं, अगर पूरे हो रहे हैं तो मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरे ये कंडीशंस पूरे नहीं हो रहे हैं तो मैं रिलेशनशिप से आउट हूँ। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने प्रेफरेंसेस हैं। आपका प्रेफरेंस क्या है ये बहुत क्लियर होना चाहिए जब भी आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। अब मैम जैसे आपने बात करी कि पॉजिटिवनेस और केयरिंग की बात करी, लेकिन एक रिलेशनशिप के अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि वो केयरिंग है जी या पॉजिटिव है हमारे लिए? जी, तो देखिए केयरिंग होने का क्या मतलब है कि अगेन ऐसे कोई भी रिलेशनशिप बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के चल ही नहीं सकती। केयर, एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए केयर कर रहे हैं तो उसके बैड टाइम्स में उसके ट्रू सेल्फ को भी आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके फ्लॉज को भी आप एक्सेप्ट करेंगे, बजाय उसको जज करने के आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, उसको हेल्प करने की सोचेंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिवनेस का मतलब कि हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे कुछ कंडीशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, दे आर वेरी क्लियर। अगर आप ये करते हो, आप किसी से बात नहीं करोगे, आप टाइम सिर्फ मेरे साथ स्पेंड करोगे, आपको अपनी स्पेस नहीं है, आप जहाँ जा रहे हो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो अनरियलिस्टिक हैं,
जो दूसरे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो पजेसिवनेस में काउंट होते हैं। इसीलिए जब इनसिक्योर रिलेशनशिप्स होती हैं, जहाँ पे भी पजेसिवनेस आएगी वो रिलेशनशिप इनसिक्योर हो जाएगी, और इनसिक्योरिटी में कभी भी कोई रिलेशनशिप फ्लरिश नहीं हो सकती है। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी तो ह्यूमन ट्रेट है, हम सबको होती है, दैट्स अ वेरी ह्यूमन ट्रेट। बट अगर वो इनसिक्योरिटी हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और उस चीज़ को देयर एंड देन रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। फिर हम हर सिचुएशन में ऐसा कुछ अज्यूम कर लेंगे जो शायद दूसरे की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। तो मैम ये रिलेशनशिप तो पूरा टॉक्सिक हो जाएगा। और Absolutely. आजकल टॉक्सिक्स मैम वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है। जी। तो मैम वो रिलेशनशिप के अंदर टॉक्सिक्स रिलेशनशिप किस तरीके से हम देखते हैं और इसको कैसे हैंडल करें? यदि रिलेशनशिप के अंदर टॉक्सिक्स आ गया तो कैसे हैंडल करें उसको? देखिए, बीइंग एन एक्सपर्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। हर रिलेशन में बाउंड्री, सिर्फ पार्टनर्स के साथ नहीं, हर जगह बाउंड्रीज और फाइन लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हेल्दी बाउंड्रीज में आप देखिए, अगर आप आजकल की रिलेशनशिप के बारे में बात करिए तो कुछ रेड फ्लैग्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सामने वाले को अपना डिसीजन मेकिंग का कोई भी राइट नहीं देना, या पार्टनर की बात को डिसमिस कर देना, या पार्टनर के जितने भी लाइफ चॉइसेस हैं उस पे सवाल खड़ा करना कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ वही ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत छोटा होना, यानी कि आप सामने वाले को अनकंडीशनली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो हर डूज एंड डोंट्स आप डिफाइन कर रहे हैं, उसको आपने डूज एंड डोंट्स डिफाइन करके नहीं दिए, वो उसकी बात आप समझने को नहीं तैयार हैं, उसके ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करने के लिए आप नहीं तैयार हैं। आपने जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज सेक्सुअल डायमेंशन एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, राइट। अगर एक पार्टनर रिफ्यूज कर रहा है और दूसरा पार्टनर टाइम एंड अगेन उसको पेस्टर कर रहा है, दैट इज लाइक यू आर नॉट गिविंग योर पार्टनर दैट स्पेस टू डिसाइड। अगेन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऐसा हमने कई रिलेशनशिप्स में देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं तो फाइनेंसेस को लेकर के बहुत झगड़े होते हैं। फाइनेंसेस को लेकर के अगर एक पार्टनर है तो उसका पूरा राइट है अपने चॉइसेस बनाने का, अपने डिसीजंस लेने का, लेकिन अगर आप हर चीज़ अगेन इम्पोज कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप ग्रेजुअली टॉक्सिक होती ही चले जाएगी। गैस लाइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर एक पार्टनर गलत है और वो डिस्कस करना चाहता है आपके साथ और आप वहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हो या आप ब्लेम गेम में आ जाते हो और सामने वाले को ही ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत किया है। ये गैस लाइटिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स जब भी होंगे, ये रेड फ्लैग्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया के पासवर्ड्स शेयर कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, टाइम एंड अगेन अपना लॉग दीजिए। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो आप, अगर मैं आधी रात को भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप फ़ोन रिसीव करिए। तो ये सारी चीज़ें आगे जा कर के रिलेशनशिप को र्यून कर देती हैं। मैम, तो ये क्या सही है एक्चुअली, यदि हम इस तरीके से यदि कुछ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ यदि अपने रिलेशनशिप के अंदर कि हमें लेट नाइट्स हम यदि हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल रिसीव करना, या फिर कहीं पे आप जा रहे हो तो बता के जाना, जस्ट लाइक ऑफ जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिलती है या जो भी फैमिली में होती है, तो ये कहाँ तक एक रिलेशनशिप के अंदर की फाइन लाइंस बनानी पड़ेंगी, हेल्दी बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप रात के 2 बजे किसी को कॉल कर रहे हैं एंड यू से कि मैं इसी टाइम फ्री होता हूँ या होती हूँ, उस इंसान को, लेट्स से वो इंसान पूरे दिन का थका हुआ है एंड दैट पर्सन वांट्स टू स्लीप, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, आप उसमें इन्वेड कर रहे हैं, तो ये गलत है। अब ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे आपको कितने लाइंस ड्रॉ करने हैं, यानी कि आप जैसे मिडिल क्लास की बात करें, बट मुझे लगता है कि ये हर क्लास में है, हर स्ट्रैटा में है। आपको ओपन माइंडेड तो होना पड़ेगा। अगर आप 2025 में एंटर कर रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप के मायने बदलने पड़ेंगे। आज की डेट में हर किसी को अपना पर्सनल स्पेस और अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारी है, बी इट इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या किसी भी तरह का पार्टनर हो।
माय पॉइंट इज कि जहाँ पे भी आप दूसरे के स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं वो गलत है। यस मैम। तो मैम क्या सेक्सुअल फैंटेसी भी एक रीज़न है रिलेशनशिप को ब्रेक करने का? हो सकता है, क्योंकि देखिए एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं था। आज की डेट में सेक्सुअल कंटेंट इज़ फ्री ऑन इंटरनेट। लोग जो भी कंटेंट वहाँ पे देख रहे हैं उनको लगता है दैट इज़ रियलिटी, जो रियलिटी से परे है। अब वो फैंटेसीज जब उनके दिमाग में घर करती है, रजिस्टर हो जाती है, तो सेम एक्सपेक्टेशंस उनका उनके पार्टनर के साथ होता है। और जब वो फैंटेसीज और एक्सपेक्टेशंस लेकर के रियल लाइफ में एंटर करते हैं और जो उनके सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप को हैम्पर करने के लिए काफ़ी है। ये रियलिस्टिक अप्रोच जब तक नहीं आएगा तब तक मुश्किल है। यंग जेनरेशन जो है वो ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रोच और सही प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन गैदर करने के बजाय हर उस प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन गैदर करती है जो रियलिटी से परे है। और जब आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं तो आप रियल लाइफ सिनेरियो में भी तो वैसी ही फैंटेसीज लेके एंटर करते हैं। यस मैम। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप्स को हैम्पर करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक होगी। तो मैम सोशल मीडिया, जैसे हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, जी। तो सोशल मीडिया पे आज बहुत कपल्स जो होते हैं अपनी पिक पोस्ट कर रहे हैं जी एंड दूसरे कपल्स उसको देख के कंपेयर कर रहे हैं। जी तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के रिलेशनशिप ब्रेक होने का? जी। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम फोमो के नाम से जानते हैं। फोमो ने कहीं ना कहीं कपल्स को और पार्टनर्स को कंपेयर करने पे मजबूर कर दिया। अब मान लिया आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं कि यूरोप की पिक्चर्स डाल दी, हनीमून डेस्टिनेशंस या Right. हनीमून फोटोशूट्स की पिक्चर्स डाल दी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्ट्रैटा वाइज कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, कौन किस सिनेरियो में है, किसका लाइफ का अभी कौन सा ऐसा पड़ाव है कि वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन सबको पीछे रखते हुए वो पिक्चर्स दिमाग पे इस हद तक हावी हो जाती हैं कि लोग अपने आप को उस जगह पे रख के देखने लगते हैं और सेम एक्सपेक्टेशंस जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं है वो अपने पार्टनर से करने लग जाते हैं। जब वो चीज़ें उनको वापस नहीं मिलती हैं तो एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन क्रॉप अप होता है। जब वो डिससैटिस्फैक्शन क्रॉप अप होगा तो हैप्पीनेस क्वोशंट नीचे आ जाएगा। हैप्पीनेस क्वोशंट नीचे आएगा तो पार्टनर्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट आने लगेंगे, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, नीड्स को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की मजबूरियों को नहीं समझेंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और फोमो एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेशनशिप्स को कमज़ोर करने के लिए। देखिए यूजेज गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही कि आप 2025 में सोशल मीडिया यूज़ मत करिए, डेफिनेटली आप यूज़ करेंगे, बट कैसे यूज़ करेंगे, उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कौन सी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझनी पड़ेंगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली हैम्पर होगी। ऐसे ही मैम जब आइडियल रिलेशनशिप की बात करते हैं जी। तो बहुत सारे कोचेस है जो आज जी। जो बेसिकली बात करते हैं कि ये एक आइडियल रिलेशनशिप है जी। और एक कपल है वो उसको कंपेयर कर रहा है। जी। तो क्या मैम वो वीडियो को देखकर अपनी उस रिलेशनशिप को एक आइडियल बना सकता है? देखिए, वन रेसिपी डजंट फिट ऑल। हम कभी नहीं बोलते हैं कि रिलेशनशिप की कोई एक ऐसी रेसिपी है कि आप ये फॉलो कर लीजिए और आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। डेफिनेटली कुछ स्किल्स हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, रिसर्च बेस्ड किताबें वो काम आती हैं, लेकिन जो एक जनरलाइज्ड अगर आप स्टेप वाइज अप्रोचेस जो मोटिवेशनल स्पीकर्स दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि सामने वाले का ओपिनियन और थॉट प्रोसेस में कितनी क्लैरिटी है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हमने उस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे किया है, हमने उसके साथ अपनी कौन सी मीनिंग्स अटैच कर ली हैं और हम उससे कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये बहुत सब्जेक्टिव है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको हमको लॉजिकली खुद एनालाइज करना ज़रूरी है कि इस चीज़ में हमारे ऊपर ये चीज़ कितनी लागू होती है।
जैसे अब वैसे तो गूगल पे आप किसी बीमारी के लिए जाएंगे तो बहुत ही common- जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, फिर तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है। राइट। तो सेम चीज हर जगह लागू होती है। तो हमको ये समझना है कि हमने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में पहले एनालाइज करते हैं कि हमारी लाइफ पे कितना लागू हो सकता है। ऐसे ही मैम जब ऑनलाइन डेटिंग की बात करते हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप हो रहे जी। हैं, आ रहा है, जो बेसिकली हम किसी भी अपने पार्टनर को फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर। जी। सो दिस इज राइट वे फॉर दिस ऑनलाइन डेटिंग एप्स? सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, कोई एब्सोल्यूट रियलिटी तो है नहीं। अगेन आई से कि ये बहुत इंडिविजुअल सी चीज़ है, लेकिन हाँ आपकी सी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। अब अरेंज मैरिजेस भी पहले होती थी तो किसी के थ्रू होती थी, यस, राइट। तो हर समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हाँ किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले आपको होमवर्क ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी के टच में आ जाएं। अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे या मैसेंजर पे किसी ने आपको मैसेज कर दिया और यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आप कमिटमेंट दे रहे हैं। ऐसे कितने साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, इस तरीके से कितने क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों में आ रहा है वो एक्चुअली इन डेप्थ रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहा है। और ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिसको मैं कह रही हूँ कि होमवर्क करना पड़ेगा। तो मैं वो कौन कौन से स्टेप्स है जो आप एक रिलेशनशिप एंटर करने से पहले हमें करनी चाहिए? कोशिश करिए, देखिए सोशल मीडिया की दुनिया एक समंदर है और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको उस चीज़ को रियल लाइफ में लाना पड़ेगा, आपको रियलिटी चेक करना पड़ेगा। जब आपकी रियलिटी चेक हो सकता है वो प्रोफाइल सही भी हो, आप मिल भी रहे हैं, तो भी ठहराव ज़रूरी है। आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, रियल लाइफ सिनेरियोज़ के लिए। ग्रेजुअली आप उसका सोशल सेटअप समझते हैं, आप उनका करियर डायमेंशन समझते हैं, आप उनके फैमिली और फैमिली डायनामिक्स को समझते हैं, उनके रिलेटिव्स कौन हैं, आप कितना कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू जानते हैं। लॉजिकली बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा इसमें। हम लेकिन ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो उनका ब्रेकअप हो जाता है इसके बाद में, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं जी। अपने आप को, तो वो कैसे मूव करे ब्रेकअप के बाद? सो देखिए, इमोशंस आर वेरी वैलिड। हर किसी के पास नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं। ब्रेकअप के बाद जो इमोशंस होते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप उनको फील करिए। इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन करना। अगर आप सोचें कि इमीडिएटली कोई मूव ऑन कर सकता है और इमोशंस पीछा नहीं करेंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप जो भी फील कर रहे हैं, आप दुख फील कर रहे हैं, फील करिए। आप ग्रीफ फील कर रहे हैं, करिए। आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, आप करिए। जो भी नेगेटिव इमोशन है, जितना आप फील करेंगे उतनी जल्दी मूव ऑन कर पाएंगे। अगर आप फील करने को एस्केप मैकेनिज्म में बदल देंगे या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे खुद को, तो वो बहुत टेम्प्रेरी है। वो फीलिंग्स फिर आपकी मल्टीप्लाई होके आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और बहुत लंबे समय तक आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, मूव ऑन करने के बहुत सारे गलत तरीके लोग अपना लेते हैं कि रिबाउंड करने के लिए किसी के भी साथ चले गए, विद इन 15 डेज किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो ये चीज़ें बहुत टेम्प्रेरी होती हैं। मूव ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस लानी ज़रूरी है कि नाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट द चॉइस ऑफ योर पार्टनर। यहीं तक टाइमलाइन था। अगर सामने वाला पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है और आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो आपको उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर अपने थॉट्स पे काम करना है। जब आप थॉट्स पे काम कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स पे काम कर लेंगे, तो आप अपने आप को थोड़ा समय देंगे, सोचेंगे। वो अच्छी वाली फीलिंग्स फिर कि आपने कुछ अच्छा समय भी बिताया था, फिर आप पॉजिटिव नोट पे एमिकेबली आगे बढ़ पाएंगे बजाय ग्रजेस रखने के। तो मूव ऑन होने का हेल्दी तरीका यही है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स को रजिस्टर होने का टाइम देंगे, एक्नॉलेज करेंगे और ग्रेजुअली आप फिर हेल्दी वे में मूव ऑन हो पाएंगे। मैम, क्या उस वक्त हमें एक कोच की हेल्प लेनी चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे कोच का तो नहीं पता। मैं डेफिनेटली कहूँगी कि प्रोफेशनल हेल्प किसी रिलेशनशिप काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की लेनी चाहिए। दे विल हेल्प यू इन अ प्रोफेशनल वे। ओके। वो थेरेपी के अप्रोच से आपकी हेल्प कर पाएंगे।
लेकिन मैम एक अच्छे रिलेशनशिप कोच या एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट या थेरेपी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? आप उसके क्रेडेंशियल्स देखिए, उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए, उनकी डिग्रीज देखिए। कहने का मतलब ये कि अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, लेट्स से आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो अगर 2 दिन का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है तो दैट इज़ अनएथिकल। प्रॉपर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिग्रीज हैं कि आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी है, आपने रिलेशनशिप की पढ़ाई करी है, आपके पास डिग्रीज हैं, आपके इतने क्लाइंट्स ने टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ दिए हुए हैं, और कई बार वर्ड ऑफ माउथ भी हमें पता चल जाता है। यस मैम। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो। ओके मैम, अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। आज मैन चीट देयर पार्टनर, फीमेल चीट देयर पार्टनर्स। जी। तो मैम ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बढ़ने की रीजंस क्या है आज? तो इनफिडिलिटी बोलते हैं हम इसको, टेक्निकल Yes. टर्मिनोलॉजी इनफिडिलिटी होती है। और हम इनफिडिलिटी को देखिए कभी भी जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं। जो सोसाइटी यानी कि इंडिया में मैरिज इज़ अ सोशल सेक्रेमेंट, जो सोशोलॉजी की डेफिनेशन है दैट मैरिज इज़ अ सोशल सेक्रेमेंट, ये डेफिनेशन है। तो आप इसके मायने को नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपको समाज में रहना है तो उसके नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग इनफिडिलिटी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। अब उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी मैंने बताया कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होना चाहिए। जब वो मिसिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दे फाइट अ लॉट, वो एक दूसरे के इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक दूसरे के साथ उसके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब्यूजिव हैं, और जितने भी मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स बताए हैं, अगर वो हैं तो एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और तब कुछ ऐसा इंसान का दिमाग काम करने लगता है कि जहाँ भी उसको इमोशनल स्टेबिलिटी दिखती है या इमोशनल बैकअप दिखने लगता है, एक इंसान वहाँ कैरिड अवे हो जाता है। और वहाँ पे इमोशंस का अगर बहुत रेजिलियंस नहीं है, इमोशनल रेजिलियंस नहीं है, तो इंसान बहुत वल्नरेबल है ऐसी कंडीशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। क्योंकि कई बार इतने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमने देखे हैं कि एक फीमेल या मेल दोनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, नॉट जस्ट अ फीमेल, मेल्स के साथ भी वायलेंस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैरिज में या पार्टनर्स में इतनी टॉक्सिक चीज़ें हैं तो वो कई बार ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो शायद सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है। मुझे लगता है कि ओपनली अगर आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं तो सेपरेट होना, लीगली सेपरेट होना एक बेटर ऑप्शन है बजाय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। क्योंकि इससे एक दूसरे को आप धोखा दे करके कितने टाइम रह सकते हैं, जो कि बहुत एवरलास्टिंग चीज़ नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप एक हेल्दी डिसीजन लीजिए जिससे आपके पार्टनर के लिए भी बेटर होगा और आपके लिए भी बेटर होगा। तो मैम क्या फिर यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या फिर वो अपने एक्स के साथ क्या उसको कंपेटिबिलिटी रह सकता है उसके साथ में, या उस ये भी डिपेंड करता है। देखिए मैं नहीं कह रही कि एक्स के साथ रहना या बातचीत में रहना, एमिकेबल टर्म्स में रहना गलत है, बट फिर वहाँ आप कितनी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, आपको अपने लिमिट्स पता है। मैम पार्टनर एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल बात नहीं कर पा रहे, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का कितना बड़ा रोल है आज एक रिलेशनशिप के अंदर? सो देखिए कम्युनिकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक रिलेशनशिप को नर्चर करने का। जैसा कि मैं पूरे पॉडकास्ट में अब तक ये बता ही चुकी हूँ कि पार्टनर्स अगर एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं और उनके नज़रिए से नहीं समझेंगे तो रिलेशनशिप कमज़ोर होती चली जाएगी। कम्युनिकेशन यानी कि लिंग्विस्टिक्स, आपका लैंग्वेज, आपके शब्दों का चयन, आप कितना अटेंटिवली सुन रहे हैं, कितना इफ़ेक्टिवली सुन रहे हैं अपने पार्टनर को, उसके ग्रीवांसेस, उसके कंसर्न्स कितना समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है, इट्स अ 2-वे प्रोसेस, लिसनिंग एंड टॉकिंग। अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है, तो आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। कंफर्टिंग जेस्चर्स, कंफर्टिंग टच, कंफर्टिंग लैंग्वेज, ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है।
और जितना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप उतना बेहतर होगा। डिसमिस नहीं करेंगे, नॉड करना, सामने वाले को, कई बार आप देखिए शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉन वर्बल जेस्चर्स ही काफ़ी हो जाते हैं। आई कांटेक्ट, अगर पार्टनर कुछ कह रहा है तो आप उसको पूरी रुचि के साथ सुने, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुने, सजेशन देने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो कंसर्न्स हैं मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, आई एम गोइंग टू बी देयर। तो वो कंफर्ट अगर नहीं होगा आपके कम्युनिकेशन में, चाहे वो लिसनिंग हो या टॉकिंग हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, उसमें कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस का एक, जिसको हम बोलते हैं, तड़का होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस है। जहाँ आप एक दूसरे के साथ अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर देंगे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, आपके जेस्चर्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी रिलेशनशिप नर्चर हो जाएगी। तो मैम वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए राइट स्टेप वो कैसे स्टार्ट करे? जैसे एक पार्टनर है वो स्टार्ट कैसे करे उसको? सुने। मैं बार बार सुनने पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देती हूँ। सुनना इतना आसान नहीं है। हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है। हियरिंग का मतलब आप सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, आपके ईयर ड्रम्स पे, कान के पर्दों पे आवाज़ जा रही है। और लिसनिंग का मतलब है कि आप उसकी टोनैलिटी, उसकी पिच, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, हर एक शब्द में उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली सुन रहे हैं, आपका ब्रेन कॉम्प्रिहेंड कर रहा है उस चीज़ को। ये लिसनिंग है। तो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। और जैसे ही आप लिसनिंग करेंगे तो यार ये सारे स्टेप्स खुद ही आ जाएंगे। सामने वाला ओपनली आपसे डिस्कस करना शुरू कर देगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने डिसमिस नहीं किया उसकी बात को। लेकिन कई बार रिलेशनशिप के अंदर सामने वाला पार्टनर आपको जजमेंट करने लग जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड कि इमोशनली आपको कनेक्ट करना है। जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो आप जज नहीं करते हैं, आप एम्पथाइज करते हैं। बट जैसे बोला जाता है पार्टनर के अंदर कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो मैम ये बात, इस बात से आप कहाँ तक एग्री हो? देखिए अगेन, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। कई बार ऑपोजिट डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एज वेल। यानी कि अगर मुझे लगता है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है और मेरा होने वाला पार्टनर को भी म्यूज़िक पसंद है, तो हमारी ज़्यादा जमेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ केसेस में डेफिनेटली ऑपोजिट भी। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम पूरी तरीके से ट्रूथ नहीं मान सकते हैं। हर सिनेरियो अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर किसी के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। बट मैम कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि जैसे आज सपोज करो म्यूजिक पसंद है पर पार्टनर को म्यूजिक पसंद नहीं है जी। तो हम एक दूसरे से, क्योंकि मुझे म्यूजिक पसंद है तो मैं म्यूजिक साउंडली लाउडली म्यूजिक चलाऊंगा एंड पार्टनर को पसंद नहीं है, तो वहाँ पर मैम क्या? रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि मैं कॉन्स्टेंटली यही बोलती आ रही हूँ कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना है अनकंडीशनल होकर के, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में हैं। हम किसी रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल इंटीमेसी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक नीड्स में आता है। और जहाँ पे आपका अगर नीड्स की बात हो तो सिर्फ फूड और हंगर और थर्स्ट नहीं है, इसमें सेक्सुअल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर पार्टनर आपका सेक्सुअली सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, कंपैटिबिलिटी है, तो रिलेशनशिप के चांसेस हैं कि बहुत आगे तक जाएगी, नर्चर होगी। बट इट हैज़ टू बी म्यूचुअल। मैम किसी रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है? देखिए रिलेशनशिप में अगर हम बोलें कि हम तुरंत समझ जाएंगे एक दूसरे को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, फर्स्ट एनिवर्सरी को हम पेपर एनिवर्सरी बोलते हैं। तो पेपर एनिवर्सरी का मतलब ही है कि एक साल में आप कितना समझ सकते हो एक दूसरे को। बहुत ही कच्ची चीज़ है वो। अभी उसको हमें, आप देखिए डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, अगर आप देखते जाएं पेपर से जैसे जैसे जुबलीज बढ़ती हैं, वो हार्ड होता चला जाता है। कच्चे से डायमंड कितना हार्ड होता है, सबसे हार्ड होता है डायमंड। क्यों? तो इतने सालों में आपकी रिलेशन उतनी पक्की हो गई है, इसलिए हम उसको डायमंड ज्वेलरी बोल रहे हैं, डायमंड जुबली बोल रहे हैं। पेपर जुबली यानी कि अभी कच्ची है, अभी आपको बहुत कुछ देना है। तो रिलेशनशिप में स्टेप्स कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हर रोज़ सीखना है। ये एक पौधा है जिसमें डेली पानी डालना है, नर्चर करना है। एक दूसरे को हर रोज़ अलग अलग सिनेरियोज में समझने की ज़रूरत है।
मैम एक अच्छे रिलेशनशिप की क्या एडवाइस होती है, क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप होने के लिए आपको ओपन, फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल होने की बहुत ज़रूरत है। इमोशनली सेंसिटिव नहीं है तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल सकती है। तो ये 4 की वर्ड्स हैं जो मैंने बताए हैं, अगर आप इसको नर्चर कर लेते हैं तो डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस नर्चर होगा और आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें मैम, बहुत ज़रूरी आज रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो मैम इसको हमें कैसे अडॉप्ट करना चाहिए इसके लिए? मैंने सारे फैक्टर्स वही बताए हैं Yes. अभी तक। ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो मैम एक बार बोलते हैं कि नीड बेस्ड रिलेशनशिप और वांट बेस्ड रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है? नीड बेस्ड इज समथिंग कि आप कंडीशंस पे जा रहे हैं ना, कि मेरी ये ज़रूरत है, अगर ये पूरी हो रही है तो आप मेरे साथ हो, दैट इज़ टोटली कंडीशनल। वांट बेस्ड यानी कि आप देखिए, आप चाहते हो मुझसे ये चीज़, आप मेरे साथ रहना चाहते हो, अनकंडीशनली रहना चाहते हो, तो नीड और वांट हालांकि दोनों ही चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी बैलेंस इज नीडेड। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जहाँ थोड़ी नीड थोड़ा वांट तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नीड होगी या सिर्फ वांट होगी तो आप इम्पोज करेंगे, स्पेस इन्वेड करेंगे। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप में मैं आने के सही मायने क्या है मैम? रिलेशनशिप में आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कंपैटिबिलिटी के लिए लोग रिलेशनशिप में आते हैं। एक टाइम था जब फीमेल्स वर्किंग नहीं होती थी, राइट। तो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती थी, उनका समाज में अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, तो वो अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ या फादर, भाई, उनके नाम से आइडेंटिटी होती थी। अब उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सोशली इंडिपेंडेंट, लेकिन इमोशंस जो एक कोर है एक ह्यूमन बीइंग का, जहाँ इमोशंस होंगे वहाँ रिलेशनशिप होगी। तो मैम यदि इमोशन को की फैक्टर माना जाता है जी। तो फिर आज मैम इतने सारे डाइवोर्स क्यों बढ़ रहा है? जितनी चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, अगर ये मिसिंग होंगी तो डिवोर्स हो जाएगा। ओके मैम, आपके आप ऐसा कोई केस स्टडी बताना चाहोगे जिसमें आपने लगाओ कि वो रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट था बट कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट करने के बाद वो रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी हो गया? हाँ, डेफिनेटली मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ जितने भी फैक्टर्स हमने टॉक्सिक और रेड फ्लैग्स की बात की है वो सब थे। फिर हमने अपने अप्रोचेस और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के थ्रू इंडिविजुअल्स पे काम किया, स्किल बेस्ड काम किया, और कहीं ना कहीं कोर्ट से वो केस, फैमिली कोर्ट से हमारे पास रेफ़र होके आया था और हमने उनका, हाँ टाइम लगता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, साल भर लग गया हमें, बट वो आज हैप्पीली मैरिड हैं एंड दे हैव एन इशू, एक बच्चा भी है उनका आज। ओके मैम, ऐसे कोई टिप्स बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को जो आज इस पॉडकास्ट हो रही है, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं या आपसे सुनना चाह रहे हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप को कैसे आगे तक हम लेके जाए, अपनी लाइफ स्पेंड किया जाए और किस तरीके से हम उस रिलेशनशिप को नर्चर करें। रिलेशनशिप का सिर्फ एक ही की फैक्टर है जो मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी के साथ रहना चाहते हैं तो पूरी तरीके से उसको एम्ब्रेस करिए, उसको उसके फ्लॉज के साथ अपनाइए, उसको नॉन जजमेंटली और अनकंडीशनल होकर के आगे लेके जाइए, और उसके लिए आपको अपने में चेंजेस लाने हैं बजाय सामने वाले में चेंजेस लाने के। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, जो आज हमने इस टॉपिक पर बात करी। एंड ये टॉपिक बहुत ही आज सबकी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट रखता है। एंड वंस अगेन मैम, जो इस पॉडकास्ट में एंड काफ़ी हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ चीज़ें बताई रिलेशनशिप को लेकर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। गॉड ब्लेस यू। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आज इस पॉडकास्ट में जो हमने बात करी किस तरीके से हम अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन से और हम इमोशनल इंटेलिजेंस से, इसके साथ साथ हम कैसे अपने रिलेशनशिप को स्मूथ कर सकते हैं, और साथ के साथ आज हम जब हम ब्रेकअप हो जाते हैं तो ब्रेकअप से हम कैसे मूव करें। तो इस पॉडकास्ट को आप उन लोगों से शेयर कीजिए जो वाकई अपने रिलेशन को बेटर करना चाहते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले और वीडियोस के अंदर ऐसे न्यू कंटेंट्स देखने को मिले। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए।